बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। कल तक हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था और उसके बाद रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। उसी के बीच में एक वर्ड आया था रेजिस्टर। अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि ये रेजिस्टर बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो हम सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंसेस ही होती हैं एक्चुअली, लेकिन वो रेजिस्टेंस जो है उसको ऑफर करने के लिए हमने डिवाइसेस बनाए होते हैं। वो एक्चुअली होता क्या है, वैसे तो डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जिस रेजिस्टर की मैं बात कर रही हूँ जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाते हैं वो कार्बन रेजिस्टर होते हैं। उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम एक सिरामिक रॉड लेते हैं, हाई ग्रेड सिरामिक रॉड होती है जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। उसके ऊपर हमने कार्बन की फिल्म डिपॉजिट की होती है। वो जो कार्बन की फिल्म है बेसिकली वो रेजिस्टिव होती है, वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तो ये जो है कार्बन रेजिस्टर होते हैं हमारे पास। अब हम कार्बन रेजिस्टर ही पढ़ने लगे हैं कि किस तरह से कार्बन रेजिस्टर जो हैं वो मतलब कौन सा रेजिस्टर होगा, कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये अब हम देखने लगे हैं। इससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ कार्बन रेजिस्टर की, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस फॉर्म में होते हैं कार्बन रेजिस्टर। ये देखें, ये हमारे पास कार्बन रेजिस्टर्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अटैच करते हैं और ये रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, अब अगर आप देख रहे हैं तो आपको इनके ऊपर कलर्स नज़र आ रहे हैं, कलर्ड बैंड्स नज़र आ रहे हैं इस रेजिस्टर के ऊपर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स हैं और मोस्टली 4 बैंड्स हैं। कुछ रेजिस्टर होते हैं जिसमें 3 बैंड्स होते हैं, मोस्टली में 4 बैंड्स होते हैं। अब ये कलर्स जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने में। यानी कि एक रेजिस्टर हमारे पास है, वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट के अंदर, ये निकालने के लिए हम ये कलर्स यूज़ करते हैं। इन कलर्स को पढ़ते हैं। कलर्स को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके लिए हम एक टेबल देखने जा रहे हैं। ओके, इस बुक में टेबल ये रहा। ये आपको टेबल 13.2 नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करती हूँ इसको। जी, ये टेबल आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें एक कॉलम में कलर्स लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो आप देख रहे हैं ब्लैक के लिए 0 वैल्यू है, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड वाइट के लिए 9। ये 10 कलर्स हैं और उनके साथ उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये वैल्यूज़ और हर कलर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये टेबल आपने याद करना है। इसको याद करने के डिफरेंट तरीके हैं। कोई भी सेंटेंस बना लें उससे आप याद कर सकते हैं और मैं कोई स्पेसिफिक सेंटेंस मेंशन नहीं करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी इसको याद रखना चाहते हैं वो याद रख सकते हैं। ठीक है, ये टेबल आपने देख लिया, कलर्स के साथ उनकी वैल्यूज़ गिवन है। अब इस टेबल से किस तरह से हमने वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, किस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू रेजिस्टेंस की निकालनी है वो हम देखते हैं। ये आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है। ये आप देख रहे हैं एक रजिस्टर आपको दिखाया गया है। ये देखें, इसमें पहला बैंड रेड है, दूसरा वॉयलेट है, तीसरा ऑरेंज है और चौथा सिल्वर है। अब इसके नीचे ये नंबरिंग आपको नज़र आ रही है। इसके नीचे जीरोस लिखे हुए हैं, ऑरेंज के नीचे, सिल्वर के नीचे 10 +- 10% लिखा हुआ है। ये क्या है, किस तरह से है और किस तरह से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम देखते हैं, तरीका देखते हैं कि किस तरह से हम ये निकालेंगे। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स लिखे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये वो मेथड है जिसके थ्रू हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो देखें, फर्स्ट है द फर्स्ट बैंड इंडिकेट्स द फर्स्ट डिजिट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो जो फर्स्ट बैंड होगा फर्स्ट कलर का वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देगा फर्स्ट डिजिट की। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू का जो फर्स्ट डिजिट होगा उसकी वैल्यू देगा आपको।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड फर्स्ट बैंड है, तो अब हम टेबल से देखते हैं। देखिए रेड के साथ क्या नंबर है, 2। तो इसका मतलब है कि पहला जो डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो पहला कलर बैंड आपको पहला डिजिट देता है। नंबर 2, द सेकंड बैंड गिव्स द सेकंड डिजिट। फॉर एग्जांपल सेकंड बैंड जो है वो वॉयलेट कलर का है, तो अब हम टेबल से देखते हैं कि क्या वैल्यू है वॉयलेट कलर की। वॉयलेट की है 7। तो इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, जो रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका सेकंड डिजिट क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट देता है, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट देता है। थर्ड पॉइंट इज द थर्ड बैंड इज डेसिमल मल्टीप्लायर। डेसिमल मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि आप आसान अल्फाज में समझ लें कि कितने जीरोस आएंगे आगे। ठीक है, या कितने आप कह लें कि कितने 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑरेंज कलर है, सबसे पहले देखते हैं कि ऑरेंज की क्या वैल्यू। ऑरेंज की वैल्यू है 3, तो आपने 10 रेज टू द पावर 3 से इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। जो पीछे दो बैंड्स के डिजिट्स आए थे उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब है 1000। तो जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27,000। ठीक है, मुख्तलिफ किताबों में डेसिमल मल्टीप्लायर लिखने की बजाय हम लिखते हैं नंबर ऑफ जीरोस, वो भी वही चीज है। ठीक है, वो भी डेसिमल मल्टीप्लायर ही होते हैं, बस मेंशन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जैसे ऑरेंज की वैल्यू 3 थी, तो आप 3 जीरोस अटैच कर देंगे। और जैसे मैंने कहा कि 10 की पावर 3, 10 रेज़ टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा, उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं 3 जीरोस अटैच किए तब भी 27,000, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया 27 को तब भी 27,000 आता है। तो यहाँ तक जो है ये तीन बैंड्स जो हैं इन्होंने हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है रेजिस्टेंस की। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट देगा, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट देगा, और थर्ड बैंड आपको नंबर ऑफ जीरोस देगा। ठीक है, या डेसिमल मल्टीप्लायर बताएगा। अब ये जो चौथा बैंड है ना, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बैंड है। ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताता, ये आपको टॉलरेंस बताता है। ठीक है, टॉलरेंस अब आपको जैसे वो वर्ड से समझ आ रही है कि टॉलरेंस जैसे कि नाम ही जाहिर कर रहा है कि रेजिस्टेंस के अंदर कितनी टॉलरेंस अवेलेबल होगी उसकी वैल्यू बताएगा। अच्छा, ये बैंड जो है ना, ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये सिल्वर होगा या गोल्ड होगा। बाज रेजिस्टेंस ऐसी होती हैं जिनमें ये चौथा बैंड होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये कलर्स या बैंड का ना होना क्या जाहिर करता है ये हम देखते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ बैंड गिव्स रेजिस्टेंस टॉलरेंस, इट्स कलर इज आइदर सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर बैंड इंडिकेट्स अ टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 10%। तो सिल्वर बैंड अगर हो तो इसका मतलब है उस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस जो है वो प्लस माइनस 10% है। प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं कि 10% ज़्यादा भी हो सकती है और 10% कम भी हो सकती है। ठीक है, गोल्ड बैंड शोज अ टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 5%। तो सिल्वर बैंड 10% टॉलरेंस देता है और गोल्ड बैंड जो है वो 5% टॉलरेंस देता है। If there is no fourth band, tolerance is understood to be plus minus 20%. तो अभी जैसे मैंने कहा कि बाज़ औक़ात चौथा बैंड अवेलेबल नहीं होता, तो उस केस में जो टॉलरेंस है वो फिक्स होती है प्लस माइनस 20%। ठीक है, by tolerance we mean the possible variation from the marked value. अच्छा, लास्ट टाइम हमने लेक्चर में देखा था कि जैसे ही किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो क्या होता है कि वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हीट अप होता है जिसकी वजह से उसकी फिजिकल स्टेट खराब भी हो सकती है और ओम्स लॉ डिसओबे भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो इसी सिचुएशन इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, चाहे वो कंडक्टर ही क्यों ना हो, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही होती है। तो जब हम रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, रेजिस्टर में से भी तो करंट पास करेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी।
ठीक है। तो अब चूंकि हमने इसको सर्किट के अंदर लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने यही रेजिस्टर लगाया हुआ है जो 27,000 ओम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अब अगर ये 27,000 से 28,000 होगी तो हमारा तो सर्किट सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 1000 टाइम्स वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने इस तरह नहीं रखना होता, हमने ऐसे डिवाइस यूज करनी होती है जिसमें अगर वेरिएशन होती भी है तो वो लिमिटेड हो। तो इसीलिए हमने ये टॉलरेंस डिफाइन की हुई है। टॉलरेंस बेसिकली आपको बताती है कि 27,000 जैसे आपकी अमाउंट आई है, उससे कितनी ज़्यादा या कितनी कम वेरिएशन हो सकती है रेजिस्टेंस की वैल्यू में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a 1000 ohm resistor with a tolerance of plus minus 10% will have an actual resistance anywhere between 900 ohm and 1100 ohm। तो जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे, एक 1000 ohm का रेजिस्टर होगा, इसको जब हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 900 से 1100 के बीच में कहीं भी लाई कर रही होगी। ठीक है, ये मार्क्ड वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उससे इतना ऊपर नीचे कहीं पे भी वो वैल्यू लाई कर सकती है और ये हमारे लिए टॉलरेबल होगी। ठीक है, इसके साथ हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये तरीका था। अब फॉर एग्जांपल 27,000 ओहम आपका आंसर आया है रेजिस्टेंस का, और सिल्वर बैंड है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो प्लस माइनस 10% होगी। ठीक है, अब 10% आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है ये कार्बन रेजिस्टर थे, और अब आपने सीख लिया है कि किस तरह से कलर्स पढ़ के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक बात और हमने सीख ली कि टॉलरेंस जो है उस वैल्यूज के बीच में हमारी वैल्यू कहीं भी लाई कर सकती है। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा कम होगी या उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हमारे लिए टॉलरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये थे कार्बन रेजिस्टर और इनसे रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो रियोस्टैट है। अभी हम एक दो टॉपिक्स और पढ़ेंगे, वो बेसिकली रेजिस्टेंस से रिलेटेड ही होंगे। हम एक्चुअली जो आज के लेक्चर में डिस्कस करें ना, वो डिवाइसेस हैं एक्चुअली जिसको हम अपने सर्किट में लगाते हैं रेजिस्टेंस ऑफर करवाने के लिए। ठीक है, तो अभी हमने कार्बन रेजिस्टर पढ़े हैं, अब हम रियोस्टैट की तरफ चलते हैं। रियोस्टैट क्या होता है ये देखते हैं। रियोस्टैट क्या है और ये कैसे काम करता है, इसको देखने के लिए मैं एक वीडियो प्ले कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको गौर से सुनेंगे, इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं और जो चीज़ें साथ साथ रह गई हैं वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ठीक है, तो मैं वीडियो प्ले करती हूँ, देखिएगा इसको। रियोस्टेट। रियोस्टेट जो है वो फिजिक्स के सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक डिवाइस है जो कि एक इंसुलेटिंग सिलेंडर पर कंसिस्ट होता है। इसके ऊपर ये जो है एक वायर लपेटी हुई होती है। इस वायर ये जो वायर है ये मैग्नीशियम की बनी हुई वायर होती है जो कि एलॉय है। ये एलॉय होता है कॉपर और निकल का। इस वायर को इस इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर टाइटली वाउंड कर दिया जाता है, बड़े ज़ोर से अच्छे तरीके से लपेट दिया जाता है कि इस पूरे इंसुलेटिंग सिलेंडर को कवर कर ले। इस रियोस्टेट के 3 टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल जो फिक्स होते हैं, एक टर्मिनल को हम ए कह देते हैं, एक को बी। ये दोनों टर्मिनल जो हैं ये हर हाल में फिक्स्ड होते हैं। तीसरा टर्मिनल ये सी है जो कि स्लाइडिंग टर्मिनल भी कहलाता है। इसे हम लोग स्लाइडिंग टर्मिनल बोलते हैं। ये स्लाइडिंग टर्मिनल इसलिए कहलाता है या इसे वेरिएबल टर्मिनल भी कह सकते हैं क्योंकि इस पूरी की पूरी वायर के ऊपर स्लाइड करता है और रियोस्टेट की वैल्यू को तब्दील करता रहता है। रियोस्टेट को हम लोग अपने सर्किट्स में 3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, या तो हम जो है इसे एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। या दूसरा तरीका इसको इस्तेमाल करने का ये होता है कि ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल होता है, पोटेंशियल डिवाइडर। और तीसरे तरीके से हम इसे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हम इसे एज अ करंट डिवाइडिंग सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या एज अ करंट वेरिंग डिवाइस के तौर पर, करंट वेरिंग डिवाइस के तौर पर।
यानी सर्किट्स में जब भी हमें करंट तब्दील करना हो तो हम वहाँ पर रियोस्टेट को करंट वेयरिंग डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसे फिज़िक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ सर्किट्स में या मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर रियोस्टेट को या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी और करंट वेयरिंग जो है डिवाइस के तौर पर भी। मतलब सिर्फ एक रियोस्टेट से 3 तरह के फंक्शन, 3 तरह के काम लिए जा सकते हैं। अब बारी-बारी इसके काम देखते हैं, जैसे कि अच्छा, तो अब तक हमने एज अ क्या देखा वेरिएबल है? रेजिस्टेंस के तौर पर भी। अब तक हमने सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ रियोस्टेट का। अभी हमने कार्बन रेजिस्टर पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि कलर कोड्स होते हैं जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक वैल्यू आई है 1000 ओम, अब साथ उसकी टॉलरेंस होती है। वो टॉलरेंस जो है उसके अमाउंट के बराबर आपकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, या उस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कहीं भी आपकी वैल्यू लाई कर सकती है, वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें डिफरेंट वैल्यूज चाहिए होती हैं रेजिस्टेंस की। ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी 1000 चाहिए, कभी 2000 चाहिए, कभी 3000 चाहिए। तो टॉलरेंस हमें इतनी वेरिएशन तो नहीं देती, वो तो हमें मैक्सिमम 20% तक वेरिएशन देती है। तो अब जब डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंसेस आपको सर्किट के अंदर चाहिए, तो अब आपको बार बार रेजिस्टेंस उतार के दूसरी रेजिस्टेंस अटैच करना पड़ेगी, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए हमने ऐसे डिवाइसेस बना लिए हैं जो वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं सर्किट के अंदर। उनमें से एक डिवाइस जो है वो रियोस्टेट है। दो के रियोस्टेट के और भी काम हैं, खाली ये वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं ऑफर कराता, और भी काम करता है, लेकिन हम एज अ कनेक्शन इसको एज अ कनेक्शन विद द प्रीवियस लेक्चर्स इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए हम इसको किस तरह से काम में लाते हैं, उसके लिए आपको ये इसकी फिगर नजर आ रही है, ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है। ओरिजिनल में ये ऐसे होता है। एक हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसमें आपको ये दो नॉब्स नजर आ रही हैं, ये इसके दो टर्मिनल्स हैं और ये फिक्स होते हैं। ठीक है। और ये आपको एक इस तरह बॉक्स सा नजर आ रहा है और साथ उसके टर्मिनल्स लगे हुए हैं। ये जो है इसको हम स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट या स्लाइडिंग टर्मिनल कहते हैं। ये हमारे रियोस्टेट का तीसरा टर्मिनल होता है। स्लाइडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस पूरे सिलेंडर के ऊपर स्लाइड कर सकता है, और इसके स्लाइड करने की वजह से ही ये जो वायर है, मैंगनीन की वायर है, इसकी लेंथ चेंज होती है। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट के जरिए लेंथ चेंज कर रहे हैं मैंगनीन वायर की, तो इसका मतलब है आप एक्चुअली रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। So this is how we change the amount of resistance. तो अब आपने रियोस्टेट जब सर्किट में लगा दिया है, तब आपको बार बार डिफरेंट रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को यूज़ करके वायर की लेंथ चेंज करके तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आपको बार बार कोई इंस्ट्रूमेंट निकालने की या दोबारा अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो है ये रियोस्टेट है। अब रियोस्टेट का एक काम तो हमें यहाँ से एज अ वेरिएबल रेजिस्टर पता चल गया है। इसके अलावा इसको हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ करते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर का क्या मतलब है और ये किस तरह से होता है ये भी हम देखेंगे। और ये करंट वेरिंग डिवाइस भी, एज अ करंट वेरिंग डिवाइस भी यूज़ होता है। आपकी बुक में जितना है हम उतना ही करेंगे, बाकी वीडियो में जो बताया हुआ है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप जब इसको बुक से मैच करेंगे तो आपने वहीं तक करना है जहाँ तक आपकी बुक में मौजूद है। ठीक है। आपकी बुक में पहले 2 पॉइंट्स क्लैरिफाई किए गए होंगे, एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है। थर्ड वन हम देख लेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो अब हम चलते हैं आगे, मैं वीडियो प्ले करती हूँ और फिर हम देखेंगे। बारी बारी इसके काम देखते हैं, जैसे कि एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इसे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एज अ वेरिएबल
रेजिस्टेंस। इस तरीके में हम यूँ करते हैं। पहली तो बात ये कि जो रियोस्टेट होता है ना, उसे रिप्रेजेंट करने का एक साइन होता है। अगर हम लोग सर्कस वगैरह बना रहे हो ना, तो उसके अंदर हम लोग इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये इसके दो फिक्स टर्मिनल होते हैं और यहाँ पर एक जो है हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल होता है, यहाँ पॉइंट पी पर कहीं पर भी हो सकता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये जो तरीका है, ये रियोस्टेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिम्बॉलिकली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। जब भी रियोस्टेट को सर्कस के अंदर एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना होता है, तो हम करते ये हैं कि इसके कोई से दो फिक्स टर्मिनल में से एक टर्मिनल इस्तेमाल कर लेते हैं और दूसरा टर्मिनल जो है स्लाइडिंग टर्मिनल इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने बात की कि हम लोग रियोस्टेट को इस तरह से सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह से लिखते हैं। तो ये हम लोगों ने रियोस्टेट को इस तरीके से लिख लिया। अब हमने बात की है कि अगर एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना है तो इसके दो केसेस हैं। अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूँ, तो केस नंबर 1 ये है कि अगर मैं इसके दो फिक्स टर्मिनल से कोई एक टर्मिनल, लेट्स से कि मैंने टर्मिनल ए इस्तेमाल कर लिया है, ये टर्मिनल ए इस्तेमाल किया और यहाँ से फिक्स टर्मिनल सी इस्तेमाल कर लिए। ये दोनों टर्मिनल जो है मैंने आपस में इस्तेमाल कर लिए। जब इस तरीके से कोई दो टर्मिनल, एक फिक्स टर्मिनल और दूसरा स्लाइडिंग टर्मिनल इस्तेमाल कर लिया जाए, तो जो हमारा रियोस्टेट है वो एक्ट करता है एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये किस तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करता है, अभी हम इसके बारे में देखते हैं। जिस पॉइंट पर आप अपने स्लाइडिंग टर्मिनल को उस रेजिस्टेंस के ऊपर आप रोकते हैं, उसे आप पॉइंट पी का नाम दे लीजिए। अब इस पूरे जो आपका रियोस्टेट है उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, वो वैल्यू डिपेंड करेगी जितनी रेजिस्टेंस ए और पी के दरमियान होगी। यानी कि यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस आर है, तो पूरे रियोस्टेट के वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस इस वक्त होगी, वो रेजिस्टेंस ए और पी के दरमियान मौजूद डिस्टेंस के इक्वल होगी। जिस तरीके से आप इस पॉइंट सी पे मौजूद इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव कराते हैं, यानी कि सी हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल है जिसे आप यहाँ हाथ से यहाँ पर पुश करते हुए पूरी वायर के ऊपर घुमाते हैं। जैसे जैसे आप उसको सी की तरफ लाएंगे, जैसे जैसे आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करते हुए सी की तरफ ले जाएं, यानी इस तरफ मूव करा रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है ए और पी के दरमियान जो डिस्टेंस है बढ़ रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल मूव करेगा, आप इसे इस तरह से लिख लीजिए कि पी जो है, पी मूव टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स सी। हाँ जी, सी की तरफ मूव कर रहा है ना। यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर हम स्लाइडिंग टर्मिनल को अपने राइट साइड पे सी टर्मिनल की तरफ मूव कराएं, तो ए और पी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर देगा। ए और पी के दरमियान जब डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगी। रेजिस्टेंस मैक्सिमम इसलिए होगी क्योंकि ए और पी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर देगा। ए पी, आप इसी तरह से लिखिए, ए पी डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे ही इनका डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, तो इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस स्मॉल आर है वो मैक्सिमम हो जाएगी, जिसे आप आर मैक्सिमम लिख सकते हैं। और जैसे ही आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को इस तरीके से मूव करें कि ये ए की तरफ आ जाए, तो जब ये ए की तरफ आएगा, यानी कि हमारा जो पॉइंट पी है वो मूव करेगा टूवर्ड्स ए, जैसे ही यहाँ पर भी टूवर्ड्स आना चाहिए था, टूवर्ड्स ए, तो उस वक्त जो हमारी रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाती है। मिनिमम इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात की है कि इस पूरे रियोस्टेट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है ए और पी के दरमियान कितना फासला है। जब भी स्लाइडिंग टर्मिनल कम्प्लीटली ए पर आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में तो यहाँ पर मौजूद डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, स्मॉल आर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। आर के ज़ीरो होने की वजह से ए पी के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसे इस तरह से लिख लेना चाहिए कि मिनिमम उस वक्त होगी जब आर के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, और आर के दरमियान डिस्टेंस उस वक्त ज़ीरो होगा जब ए पी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। यानी कि आर जो है वो ज़ीरो उस वक्त होगा जब पी और ए के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। उस वक्त इस रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होगी, बहुत कम होगी। और ये उस कंडीशन में होगा जब हम अपने स्लाइडिंग टर्मिनल को ए पॉइंट की तरफ मूव कराते हैं। अगर हम अब सेकंड केस की बात करें, तो सेकंड केस में बात ये जी, तो किस तरह से हम एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करेंगे रियोस्टेट को। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी दो टर्मिनल जो दो फिक्स टर्मिनल हैं, उनमें से कोई भी एक फिक्स टर्मिनल और स्लाइडिंग टर्मिनल, उन दोनों को अटैच कर देते हैं, उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस फिगर में ए और सी को अटैच किया गया है। अच्छा, इस फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको ओरिजिनल सर्किट डायग्राम्स की दिखाती हूँ। ये देखिएगा,
ये इसकी ओरिजिनल सर्किट डायग्राम है, फिगर 13.13b। इसमें आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस का सिंबल तो एज इट इज बना हुआ है और ए बी टर्मिनल एज इट इज है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो जो वीडियो वाली फिगर है उसमें ये एरो शो नहीं किया गया। जब भी आपने स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बनाना है तो आपने उसको इस तरह एरो के साथ बनाना है, ठीक है। ये एरो जो है ये बेसिकली बताएगा कि ये जो सी टर्मिनल है दैट इज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो आपने ये वाली फिगर बनानी है, वो फिगर नहीं बनानी है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने अपने सर्किट में कोई से एक फिक्स टर्मिनल को और स्लाइडिंग टर्मिनल को अटैच कर देना है। अब स्लाइडिंग टर्मिनल चूंकि लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, जिसकी वजह से वायर की लेंथ चेंज होती है और लेंथ चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट जब राइट साइड पे मूव कर रहा है यानी कि बी की तरफ मूव कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसकी अमाउंट बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है ना, ठीक है। जब ये राइट साइड पे मूव करेगा तो ए और सी टर्मिनल हम यूज कर रहे हैं और उसके दौरान उसके दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो यूज करेंगे, ठीक है। तो जब ये राइट साइड पर मूव करेगा तो ए और सी के दरमियान जो वायर की लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है आर मैक्सिमम। तो जब ये बिल्कुल एंड पर पहुंच जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी क्योंकि लेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह जब ये लेफ्ट साइड पर यानी कि टुवर्ड्स ए मूव करेगा तो लेंथ डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस का वर्ड यूज हुआ है, आप डिस्टेंस का वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप लेंथ का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, वायर लेंथ। क्योंकि बेसिकली हम डिस्टेंस तो नहीं ना कंसिडर करें, हम वायर की लेंथ को देख रहे हैं, तो आप डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, वायर की लेंथ लिखेंगे। ऑल राइट। तो जब ये लेफ्ट साइड पर मूव करेगा टुवर्ड्स ए टर्मिनल तो लेंथ डिक्रीज होती जाएगी और अल्टीमेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह लेफ्ट या राइट मूव करवा के हम वायर की लेंथ चेंज करते हैं और इसी तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। अब हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में बात ये है कि सेकंड केस, पहली बात तो ये कि हमारा जो रियल स्टेट है वो एक्ट करेगा एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस उसी वक्त जब हम अपने दो फिक्स टर्मिनल में से, यानी कि रियल स्टेट के दो फिक्स टर्मिनल हैं उनमें से कोई एक टर्मिनल इस्तेमाल कर लें। जैसे पीछे वाले केस में हम लोगों ने टर्मिनल ए इस्तेमाल किया था। अब इस केस में हम यूँ करते हैं कि हम यहाँ पर टर्मिनल बी और सी इन दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं। इन दोनों को जब इस्तेमाल करेंगे, जब हम बी और सी को इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त ये जो है ये हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल इस तरीके से है यहाँ पर। जब हम बी और सी को इस्तेमाल करेंगे, इसे इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि सर्किट में जब भी आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक वायर को आपने जो है सी से कम लगा दिया और दूसरे वायर को आपने पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ना कि आपके पास दो तीन टर्मिनल्स हैं। अगर आप एक वायर यहाँ लगा दें और फिर बाकी अप्लायंसेस से जोड़कर वापस आके दूसरी वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दें तो इसका मतलब है आप उस सर्किट में इस टाइम जो है सी और बी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सी और ए को इस्तेमाल करना है तो आप सी के साथ कनेक्ट करके वायर को फिर बैटरी डिफरेंट अप्लायंसेस लगाकर ए से आकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब है ए और बी को, यानी सी और बी को इस्तेमाल करने का। जब हम सी और बी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सी और बी के दरमियान यानी कि उस वक्त जो वायर की रेजिस्टेंस होगी वो डिपेंड करेगी पी और बी के दरमियान जितना डिस्टेंस है, यानी कि इस सिचुएशन में जो हमारी आर है वो पी। थोड़ी सी वीडियो स्किप कर रही हूँ मैं, ठीक है, और स्पीड मैंने तेज़ की है क्योंकि वही बात बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर हम टर्मिनल बी यूज़ कर रहे हैं, फिक्स टर्मिनल में से टर्मिनल बी यूज़ कर रहे हैं और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट यानी कि अब हमने सर्किट में बी और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट यूज़ किया, तो क्या होगा कि सी और बी के बीच में जो वायर की लेंथ है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको देगी। तो अगर आप बी की तरफ मूव करेंगे तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं बी और सी के दरमियान जो वायर की लेंथ है वो कम होती जाएगी और इसके कम होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप ए की तरफ मूव करवाएंगे तो बी और सी के बीच में जो वायर की लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो इस सिचुएशन में जब आप राइट मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी और जब लेफ्ट मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यही सारी बातें इधर डिस्कस की गई होंगी। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ। अब हम अपने अगले पोर्शन की तरफ चलेंगे।
तो हमारा अगला पोर्शन है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब हमने देखना है कि रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक 100 वोल्ट की बैटरी अटैच की हुई है अपने सर्किट के अंदर। अब ऑब्वियसली सर्किट को तो 100 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है क्योंकि बैटरी लगी हुई है, लेकिन आप चाहते हैं कि 100 वोल्ट की बजाय उसको थोड़ा सा कम वोल्ट मिले, फॉर एग्जांपल 70 वोल्ट मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वोल्टेज की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना होगा और 70 तक लेकर आना होगा। तो उस पर्पस के लिए हम रियोस्टेट यूज करते हैं। इस एप्लीकेशन को हम पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। अब रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे काम करता है ये देखते हैं। एज अ पोटेंशियल डिवाइडर रियोस्टेट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्किट के अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को जो है डिवाइड कर देता है। इसकी कंस्ट्रक्शन हम इस तरह से करते हैं कि हमें मालूम है कि जो हमारा रियोस्टेट है वो इस तरीके का बना हुआ है कि उसके दो टर्मिनल जो है वो फिक्स होते हैं, टर्मिनल ए और बी जो है वो फिक्स होते हैं, और एक तीसरा टर्मिनल होता है जिसे हम स्लाइडिंग टर्मिनल बोलते हैं जो कि सी है। अब हम करते ये हैं कि हमारे पास जो दो फिक्स टर्मिनल होते हैं उनके साथ हम लोग बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं जब हम पोटेंशियल डिवाइडर की बात करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो पोटेंशियल से रिलेटेड है और पोटेंशियल किसी भी सर्किट में उस वक्त आएगा जब हम उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी के साथ रियोस्टेट के ये दो टर्मिनल जो कि फिक्स्ड है उन्हें कनेक्ट कर दिया, और सी टर्मिनल जो है वो वैसे ही स्लाइडिंग टर्मिनल वो उसके ऊपर ही होता है, तो इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। इस सिचुएशन में हमारी जो बैटरी है उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, जो हमारे रियोस्टेट की रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। यहाँ पर एक पॉइंट पी लेट कर लेते हैं। अगर अब हमें ये मालूम करना हो कि हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है ए और सी के दरमियान, यानी ए और सी के दरमियान हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, तो वो हम किस तरीके से मालूम करेंगे। ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड करता है इस रेजिस्टेंस आर पे। जितनी ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि पी और ए के दरमियान जो रेजिस्टेंस आर है वही इस पूरे रियोस्टेट की रेजिस्टेंस आर होगी, जैसे कि अभी हम लोगों ने वेरिएबल रेजिस्टेंस के केस में किया है। सिमिलरली वही वाला तरीका यहाँ पर भी अप्लाई होता है, बस फर्क सिर्फ बैटरी का आ जाता है यहाँ पर। अब ए और सी के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही इस रेजिस्टेंस आर के लिए ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर अब मैं ये बात कहूँ कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट ए और बी के दरमियान, क्योंकि जितना पोटेंशियल। अच्छा, ये डेरिवेशन देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हमने क्या किया, अभी मैंने आपको समझा दिया कि पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है, ठीक है। अब जो वोल्टेज है, मेन वोल्टेज है जिसको हमने डिवाइड करना है, वो वोल्टेज हम अपने फिक्स टर्मिनल के साथ लगा देते हैं, ठीक है। अब ये सर्किट के साथ कनेक्ट हो गया। अब इस पोटेंशियल को हमने डिवाइड करना है। इसको डिवाइड कराने का क्या तरीका होता है, अब रियोस्टेट में एक ही काम हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वही रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके हम पोटेंशियल की वैल्यू को डिवाइड करवा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना एक टर्मिनल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ अटैच कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब ये किस तरह से होता है, ये आपको इस मैथमेटिकल इक्वेशन से, डेरिवेशन से पता चलेगा। डिफरेंस पॉइंट ए और पी के दरमियान होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और सी के दरमियान होगा, क्योंकि ये सी जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल पी से कनेक्ट करता है। तो जितना यहाँ पर होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही पॉइंट ए सी पर भी होगा। अगर मैं पॉइंट ए और पी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की बात करती हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मालूम है कि आई इंटू आर का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर मैंने कैपिटल आर इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कैपिटल आर जो है वो बैटरी की रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो हम लोग तो रियोस्टेट के लिए ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर स्मॉल आर इस्तेमाल कर लिया। दूसरी बात ये कि ओहम्स लॉ के मुताबिक अगर v इज इक्वल्स टू आई आ रहा है और मुझे i का रिलेशनशिप चाहिए, तो मैं v डिवाइडेड बाय r लिख सकती हूँ, ये मुझे i की वैल्यू दे देंगे। अब अगर इस i की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में लगा लूँ तो यहाँ v बाई आर इंटू आर स्मॉल आ जाएगा, और ये p जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a और p निकल आएगा। अगर मैं इस चीज़ को कांस्टेंट रख लूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस r जो कांस्टेंट है इस सिचुएशन में, तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए और पी ये डायरेक्टली आ जाएगा। इसी तरीके से कह सकते हैं कि उसे कांस्टेंट ले लिया, तो यहाँ पर कांस्टेंट इंटू स्मॉल आर, और इज इक्वल्स टू के बाद जब भी कांस्टेंट हो तो इसे मैं प्रोपोर्शनैलिटी से बदल सकती हूँ। इसका मतलब है कि ई और पी के दरमियान रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आर के साथ। जितना आर ज़्यादा होगा उतना ही ए और पी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा। जी, तो यहाँ तक आपने क्या देखा, आपने यहाँ से अंडरस्टूड है कि ये जो पॉइंट पी है ये बेसिकली स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट या टर्मिनल सी को ही शो कर रहे हैं। तो वी ए पी कह लें या वी ए सी कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आप वी ए पी या वी ए सी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों, क्योंकि ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है,
ठीक है। दूसरा, बैटरी की रेजिस्टेंस आपको बताई गई है कैपिटल आर और उसका वोल्टेज लेट से कैपिटल वी है। तो यहाँ से करंट की क्या वैल्यू आएगी, वी इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। अब यहाँ से आई की वैल्यू निकालें, वी ओवर आर, आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ये वी ए पी इक्वल्स टू वी ओवर आर इंटू स्मॉल आर। अच्छा, अगर आप नोट करें तो कैपिटल वी और आर दोनों कांस्टेंट है। बैटरी की ना रेजिस्टेंस चेंज होगी और ना वोल्टेज चेंज होगा जब तक आप चेंज नहीं करेंगे उसको। ठीक है, तो ये दोनों कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी में लिखेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वी ए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी यानी कि स्लाइडिंग कांटेक्ट या ए और पी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड कर रहा है कि इनके बीच में रेजिस्टेंस कितनी है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके उसका एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ में ला सकते हैं। ई और पी के दरमियान रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आर के साथ। जितना आर ज़्यादा होगा उतना ही ए और पी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा। अगर मैं ये कहूँ कि ए और पी के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के दरमियान है और ये पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिनिमम होगा, उस वक्त मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा, उस वक्त जब हमारा पॉइंट पी जो है व्हेन पी जो है वो मूव करेगा, मूव्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स ए। जब ये ए की तरफ मूव करेगा तो आप खुद भी देखें कि ए की तरफ जैसे जैसे पॉइंट ए आ जाए पी आता चला जाएगा यानी कि लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो इसका ये जो डिस्टेंस है जो हमारे रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है वो तो कम होता जाएगा। जैसे ही वो कम हो जाएगा तो हमारी रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाएगी। तो जी, तो अगर आप अपने टर्मिनल को, इस सी टर्मिनल को मूव करवा रहे हैं ए की तरफ तो आप देख रहे हैं कि आर की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, जब आर की वैल्यू कम होती जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ए की तरफ मूव करेगा पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी जीरो हो गया। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो, मैक्सिमम की बात करें तो ये मैक्सिमम उस वक्त होगा जब हम यहाँ पर जीरो नहीं बल्कि कोई और वैल्यू भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू। ये उस वक्त होगा व्हेन जो हमारा पी है वो मूव करे अवे फ्रॉम ए या टूवर्ड्स सी कह सकते हैं। तो उस सिचुएशन में जो है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और पी के दरमियान मैक्सिमम होगा। और जी, तो जब आप बी की तरफ मूव करवाएंगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को तो आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू, लेंथ बढ़ रही है तो आर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए और सी के दरमियान उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी तो आप बता सकते हैं कि जब वायर की लेंथ मैक्सिमम होगी या रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी। तो जब ये रेजिस्टेंस आर के इक्वल हो जाएगी, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये पूरी वायर की लेंथ जब आप यूज़ करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वी ए पी विल बी इक्वल टू वी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज वुड बी अटेन्ड। जितना ए और पी के दरमियान मैक्सिमम होगा वो इस वजह से क्योंकि पॉइंट पी जो है वो अब ए से दूर मूव कर रहा है और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसका मतलब है रेजिस्टेंस आर जो है रेजिस्टेंस की बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे ए और पी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा इसका मतलब है ए और सी के दरमियान भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके से रियल स्टेट को हम लोग एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करते हैं। जी, तो इस तरह से रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ होता है। ठीक है, तो वायर की लेंथ चेंज करके आप रेजिस्टेंस चेंज करते हैं और उस रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से, क्योंकि हमने दो टर्मिनल्स यूज़ किए हुए हैं, मेन बैटरी तो फिक्स टर्मिनल के साथ अटैच की हुई है, बाकी पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए एक फिक्स टर्मिनल और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। उस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के मूव करने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है और इस तरह से हमारा पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये था एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब हम थर्ड वन देख लेते हैं, जो करने तीसरा की मेथड ज़रूरत है वो नहीं है। ये है कि हम किस तरीके से रियल स्टेट को एज अ करंट डिवाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं।
करंट डिवाइडर में हम ये करते हैं कि हमें मालूम है कि रियल स्टेट की कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें तो मस्ट हैं कि इसके दो फिक्स टर्मिनल होते हैं और तीसरा टर्मिनल जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल है। ये पॉइंट बी पर, ये पॉइंट सी आ गया। जब हम लोगों ने रियल स्टेट को इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है कि ये करंट डिवाइडर के तौर पर सर्किट में जो है वो एक्ट करे, तो हम करते ये हैं कि इसका फिक्स टर्मिनल, कोई सा एक फिक्स टर्मिनल जैसे कि ए ले लिया, और एक स्लाइडिंग टर्मिनल इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो अब जो हमारा रियल स्टेट है वो एक्ट करेगा एज अ करंट डिवाइडर। अब भी इस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि हमने बात की कि जितनी रेजिस्टेंस ए और पी के दरमियान है उतनी रेजिस्टेंस इस रियो स्टेट की होगी। इस रियो स्टेट के ऊपर वो लपेटी हुई जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस जो है उतनी ही होगी जितनी ए और पी के दरमियान होगी। अगर हम करंट की बात करें, हो सकता है आप इसके साथ कोई एक वायर लगा के ना एमीटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आप करंट को ठीक तरीके से मेजर कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट के, किसी भी सर्किट के लिए जिसे आपने बैटरी से कनेक्ट करके कंप्लीट सर्किट बनाया हुआ है, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा आई इंटू स्मॉल आर है। तो आई इंटू स्मॉल आर आ गया। अगर मैं आई के लिए सिर्फ रिलेशनशिप निकालूँ तो आई जो है मेरे पास वी बाई आर आ जाता है। अगर मैं वी कहूँगी, वी जो है वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट होगा, हो सकता है 6 वोल्ट की बैटरी हो जो कि कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसे कांस्टेंट मान लूँ तो अब आई जो है वो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना कि आई इनवर्सली रिलेटेड है विद आर। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा सर्किट में से गुजरने वाला करंट कम होता चले जाएगा, और जैसे ही ये रेजिस्टेंस कम होगी सर्किट में से गुजरने वाला करंट इंक्रीज होता चला जाएगा। वैसे भी तो देखा जाए तो करंट और रेजिस्टेंस का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप ही होता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो मज़ाहमत होती है, करंट को फ्लो नहीं करने देती, रेजिस्ट करती है। जितना किसी चीज़ में से ज़्यादा करंट फ्लो करता है इसका मतलब होता है उस चीज़ के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की टकराव है या उनके अंदर जो भी रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम है। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो उसका मतलब है उसके अंदर से करंट जो पास करने की एबिलिटी है वो कम है। इसका मतलब ये है कि अगर रियल स्टेट एक्ट करता है एज अ करंट डिवाइडर उस सिचुएशन में जब हमारे पास आर जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है हमारे करंट के साथ, तो मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारा पॉइंट पी मूव करेगा ए की तरफ, तो जाहिर सी जी, तो यहाँ आप देख रहे हैं करंट डिवाइडर के तौर पे किस तरह यूज़ होता है। हमने क्या करना है, जब करंट को डिवाइड करवाना है तो एक फिक्स टर्मिनल और स्लाइडिंग टर्मिनल के दरमियान बैटरी अटैच करनी है। जब पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ करना था तो हमने दो फिक्स टर्मिनल के दरमियान बैटरी यूज़ की थी, ठीक है। अब हमने एक फिक्स टर्मिनल और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट के दरमियान बैटरी लगाई है। अब अगर आप रिलेशन देखें, v इक्वल्स टू आई स्मॉल आर होता है, यहाँ से आई को सेपरेट करें तो ये बन जाता है v ओवर आर। तो v तो कांस्टेंट है, बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट है, तो यहाँ से i जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस कौन सी, जो a और c के दरमियान है, ठीक है। तो जैसे ही वैल्यू ज़्यादा होगी r की, वैसे ही आपका करंट कम हो जाएगा, और जैसे ही आपकी वैल्यू कम होगी आर की, वैसे ही आपका करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से करंट की वैल्यू हम चेंज करवा सकते हैं विद इन द सर्किट। तो ये थी रियोस्टेट की एप्लीकेशन। आज के लेक्चर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लास्ट टॉपिक है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर देखते हैं क्या होते हैं। उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंसेस ही पढ़ रहे हैं हम, किस तरह से रेजिस्टेंस सर्किट में हम ऑफर करवा सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू। पहले हमने कार्बन रेजिस्टर पढ़े, फिर हमने रियोस्टेट देखा, अब हम थर्मिस्टर्स देखने लगे हैं, ठीक है। चलें वीडियो प्ले करते हैं। थर्मिस्टर थर्मिस्टर क्या है? अगर आपको याद हो प्रीवियस टॉपिक, तो एक टॉपिक जो था जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ करंट के बारे में पढ़ा था, उसमें सोर्सेज ऑफ करंट की एग्जांपल्स पढ़ी थी। उसके अंदर एक थी थर्मोकपल, जिसकी मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला था कि थर्मिस्टर जो है उसकी एग्जांपल है, जो हम नेक्स्ट में जाके पढ़ेंगे। तो आज उस थर्मिस्टर की बारी आ गई है, आज हमने उसी को डिस्कस करना है। वो एग्जांपल क्या थी कि थर्मोकपल क्या है, जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर। तो थर्मिस्टर क्या है, जो हीट चेंजेस को कन्वर्ट करता है पोटेंशियल के अंदर, और जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो करवा सकते हैं। तो थर्मिस्टर एक्चुअली क्या है? थर्मिस्टर इज ए हीट सेंसिटिव रेजिस्टेंस दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। जी, इट इज द हीट। तो थर्मिस्टर क्या होते हैं? ये भी बेसिकली रेजिस्टर ही होते हैं, लेकिन हीट सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, उसको सेंस करते हैं और अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करके उसको सेंस करते हैं बेसिकली, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो करंट प्रोड्यूस करवाते हैं या जनरेट करवाते हैं। तो हम कहते हैं कि बेसिकली ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करते हैं। हीट सेंसिटिव रेजिस्टेंस, दिस मीन्स ये ऐसी रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज होगी विद द हीट, विद द टेम्परेचर।
जिसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होगी। कॉमन सी बात है, जहन में आता है कि प्रीवियसली जो रेजिस्टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस भी क्या है, टेम्परेचर चेंज करने से चेंज आती है, तो इसमें क्या है, ये ऐसे मटेरियल से बनी होती हैं जिसमें टेम्परेचर के चेंज से रेजिस्टेंस का चेंज उन रेजिस्टेंसेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। जी, तो अब क्या डिफरेंस है इनमें और ऑर्डिनरी सब्सटेंसेस में? रेजिस्टेंस तो हर उस मटेरियल की बढ़ेगी जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन इन थर्मिस्टर में जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उसकी ख़ास बात ये है कि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो तो रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है। इसी वजह से जो है इसको हम हीट सेंसिटिव कहते हैं। सेंसिटिव उस चीज़ को कहते हैं ना जो ज़रा से भी चेंज को बहुत ज़्यादा फील करती है। तो इसी वजह से चूँकि स्लाइट सा भी चेंज होगा टेम्परेचर में, तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स हैं। ठीक है? नेक्स्ट, मोस्ट थर्मिस्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब हमने लास्ट टाइम टेम्परेचर कोफिशिएंट का टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो तो रो टी माइनस रो नॉट था। तो मैंने कहा था कि अगर रो टी की वैल्यू छोटी होगी रो नॉट से तो आंसर नेगेटिव आएगा, और रो टी की वैल्यू छोटी होने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। तो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट थर्मिस्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे जो थर्मिस्टर हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, मींस कि उनके रेजिस्टेंस कम हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि ऐसे थर्मिस्टर जो हैं ज्यादातर जो है उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर्स भी होते हैं। ये पॉइंट हमने नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की एग्जांपल हमने पढ़ी थी, अगर याद हो, कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हैं उनका क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, उनकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। दिस मीन्स यहाँ से पॉइंट जहन में आता है कि थर्मिस्टर किन के बने होंगे, किन मटेरियल्स के बने होंगे, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। जी, तो अगर आपको याद हो लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में ही हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा था। नेगेटिव किसके लिए थे? हमने पढ़ा था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के, यानी कि सेमीकंडक्टर्स के थे। तो अब अगर ऐसे थर्मिस्टर आप पढ़ रहे हैं जो जिनका टेम्परेचर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि उनमें कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है? इसके अलावा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले भी थर्मिस्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम इनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं कि थर्मिस्टर आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर। पहली कंडीशन क्या है कि हाई प्रेशर के अंदर सेमीकंडक्टर सिरामिक मटेरियल जो कि मिक्सचर होते हैं किसका, मेटल ऑक्साइड्स का, और ऑक्साइड किन के, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर और आयरन, और बहुत सारे ऐसे कंडक्टर्स जो कि ऐसी प्रॉपर्टीज रखते हैं जैसी आयरन की, कॉपर की या कोबाल्ट की है। तो ऐसे मटेरियल्स के ऑक्साइड जो सेमीकंडक्टर सिरामिक जैसा बिहेवियर शो करते हैं, उन्हें हाई प्रेशर के अंदर डिजायर्ड शेप के अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या किया जाता है, बेक किया जाता है। ये जी, अच्छा, अब सेमीकंडक्टर ज़रूरी नहीं है कि वो सिलिकॉन और जर्मेनियम ही हो। कुछ ऐसा सब्सटेंसेस होते हैं जो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर शो करते हैं, जैसे सेरामिक होते हैं। अब वो मेटालिक ऑक्साइड्स के बने होते हैं, और स्पेसिफिकली जो मेटल्स हैं वो मैंगनीज होती है, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है? तो इनके जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिकली होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड से सेमीकंडक्टर सेरामिक बनते हैं। उनको हम हाई प्रेशर पर जो है वो बेक करते हैं और उसको डिजायर शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है? डिफरेंट शेप्स हैं थर्मिस्टर की, जो हम अकॉर्डिंग टू और रिक्वायरमेंट जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस सारे को। थर्मिस्टर क्या है, हाई प्रेशर के ऊपर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो कि मिक्सचर होते हैं किसका, मेटल ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर वगैरह का, उन्हें हम हाई टेम्परेचर के ऊपर बेक करते हैं इन डिफरेंट शेप्स। दिस मीन्स कि हम कंडीशन के लिहाज से, वर्किंग कंडीशन के लिहाज से थर्मिस्टर्स को डिफरेंट शेप्स के अंदर फॉर्म करते हैं। इनकी एग्जांपल आपके सामने ये डिफरेंट शेप्स के अंदर थर्मिस्टर दिए गए हैं। इनके यूजेस क्या है, पहला यूज क्या है,
Thermistor with high negative temperature coefficient are very accurate for measuring low temperature near 10 Kelvin. ऐसे थर्मिस्टर जिनके टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव, ये पॉइंट मैं जरा दोबारा प्ले कर रही हूँ, वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। जो है वो नेगेटिव होता है और हायर वैल्यू रखता है, मींस उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डिक्रीज करती है। जब लो टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे एसओ को और टेम्परेचर में माइनर सा भी इंक्रीज आएगा तो उनकी रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंज होगा, जो अपनी चेंज इन रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हम प्रोसीड करते हैं उन करंट चेंजेस को और वहां से हम टेम्परेचर चेंज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा क्या है, थर्मिस्टर आर वाइडली यूज। अच्छा जी, तो जब हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो लो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, अब 10 केल्विन बहुत ही लो टेम्परेचर है, -263 डिग्री सेल्सियस है, विच इज़ वेरी लो। तो इतने लो टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, उसमें चेंज को मेजर करने के लिए हम थर्मिस्टर यूज करते हैं हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई होता है, जैसे 10 केल्विन से फॉर एग्जांपल 15 केल्विन हो गया, या चलें 11 केल्विन ही कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज भी आ गया आपके पास, तो उसको फौरन से सेंस करेगा, रेजिस्टेंस उसकी जो है वो चेंज होगी, करंट उसके अकॉर्डिंग जनरेट होगा, और उससे आप सेंस कर सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर्स पर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए टेम्परेचर की हम हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इन टेम्परेचर सेंसर्स, और जिसमें से पहली एग्जांपल हमने पढ़ी कि हाई नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले जो हैं वो लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, बिकॉज दे कन्वर्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज विच इज ड्यूली प्रोसीड। थैंक यू जी, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपने क्या पढ़ ली कि थर्मिस्टर जो है वो एज अ टेम्परेचर सेंसर यूज होते हैं। ठीक है, ओवरऑल इसकी जो एप्लीकेशन है वो एज अ टेम्परेचर सेंसर ही है, टेम्परेचर सेंस करके ही ये इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है। एनी हाउ, इसमें जो आप कह रहे हैं कि समराइज किया हुआ है सारे इसके यूजेस को, कि जनरल जो इसका यूज है वो एज अ टेम्परेचर सेंसर है। ये टेम्परेचर के चेंजेस को सेंस करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विच इज ड्यूली प्रोसेस्ड। तो ये जो है ये थर्मिस्टर्स थे। तो थर्मिस्टर एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। थर्मिस्टर एक ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होती है। ठीक है, इनके नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होने का मतलब है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। और ये सेमीकंडक्टर सेरामिक से बने होते हैं जिसमें मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, और ये एज अ टेम्परेचर सेंसर यूज होते हैं। टेम्परेचर सेंसर यूज होने का मतलब ये है कि ये टेम्परेचर की चेंज को, माइनर सा भी टेम्परेचर चेंज होता है उसको सेंस करते हैं और उसको करंट में या वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। और जो हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर्स हैं वो हम लो टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टर देखे हैं। पहले हमने कार्बन रेजिस्टर देखे हैं जिसमें कलर्स होते हैं और उन कलर के डिफरेंट कोड होते हैं, कलर्स के डिफरेंट कोड्स होते हैं जिनको पढ़कर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने रियोस्टेट देखा जो एज अ वेरिएबल रेजिस्टर काम करता है, और उसके अलावा उसकी एक और एप्लीकेशन हमने देखी थी। बेसिकली दो एप्लीकेशंस देखी थी लेकिन आपके बुक में एक ही है, वेरिएबल रेजिस्टर के अलावा एक ही है, वो है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। हमने एज अ करंट डिवाइडर भी देख लिया, लेकिन आप सिर्फ एज अ पोटेंशियल डिवाइडर और एज अ वेरिएबल रेजिस्टर करेंगे क्योंकि आपकी बुक में है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने थर्मिस्टर देखे जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर है और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं। पॉजिटिव वाले भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो हैं थर्मिस्टर उनके नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होते हैं।
तो आज का लेक्चर यहीं तक होगा। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।